हाय एवरीवन, वेलकम टू आज केमिस्ट्री। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का नेक्स्ट लेक्चर। इसके पहले वाले वीडियो में हमने देखा था कि कंसंट्रेशन टर्म्स क्या होते हैं, जिसमें से हमने सिर्फ एक ही कंसंट्रेशन टर्म पढ़ा था जिसका नाम था मास परसेंटेज। आज हम कुछ और कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ेंगे जो कुछ भी आपके सिलेबस में है वो। ठीक, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो अगला है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन, ठीक है। मोल फ्रैक्शन पढ़ने से पहले या फिर कोई भी कंसंट्रेशन टर्म पढ़ने से पहले मैं ये बता देना चाहता हूं कि हम लोग बेटा अब रिएक्शंस इन सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं। मतलब ये जो भी हम लोग टर्म पढ़ रहे हैं कंसंट्रेशन टर्म्स, वो सब के सब हम सॉल्यूशन में पढ़ेंगे, गैसियस फेज में नहीं, सॉल्यूशन के फेज में। तो आपको पता है कि सॉल्यूशन में दो बातें होती हैं, दो कंपोनेंट होते हैं। एक को हम कहते हैं सॉल्यूट और एक को हम कहते हैं क्या, सॉल्वेंट। तो एक बार जरा मैं एक बात जो बताना चाहता हूं आपको बता दूं, और वही मैं अप्लाई करूंगा आगे के एक दो लेक्चर में। सॉल्यूशन में क्या होंगे बेटा, तो सॉल्यूशन में जो सॉल्यूशन होता है वो दो चीजों से मिलकर बना होता है। एक होता है सॉल्यूट और एक होता है क्या, सॉल्वेंट। ठीक, तो जब भी मैं सॉल्यूट की बात करूंगा तो मैं सब स्क्रिप्ट 2 का इस्तेमाल करूंगा, और जब मैं सॉल्वेंट की बात करूंगा तो सब स्क्रिप्ट 1 का इस्तेमाल करूंगा। मतलब ये कि अगर मान लो कि मैं नंबर ऑफ मोल्स कहता हूं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो इसको मैं कहूंगा N2। सॉल्वेंट के लिए हम N1 कहूंगा। आपको पता है नंबर ऑफ मोल्स को हम स्मॉल n से डिनोट करते हैं। तो सॉल्वेंट और सॉल्यूट को डिफरेंशिएट करने के लिए मैंने सॉल्वेंट को सबस्क्रिप्ट 1 मान लिया और सॉल्यूट को सबस्क्रिप्ट 2 मान लिया। ऐसे मान लो मैं कहूं वेट ऑफ सॉल्यूट तो क्या कहूंगा, W2। वेट ऑफ सॉल्वेंट W1, है ना। मोल फ्रैक्शन कहूं तो बेटा मोल फ्रैक्शन को हम काई से डिनोट करते हैं। कैसे, काई कुछ ऐसे बनता है, सुनना देखना, काई ऐसे बनता है, कुछ इस तरह से रहता है काई, है ना। तो ऐसे बार बार बनाने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, इसलिए उसको हम थोड़ा स्मॉल एक्स जैसे बनाएंगे। याद रखना, ये स्मॉल एक्स क्या है, तो स्मॉल एक्स नहीं है बल्कि वो काई है, लेकिन हम उसको स्मॉल एक्स जैसे बना रहे हैं। और ये किसके लिए डिनोट किया जाता है, तो मोल फ्रैक्शन के लिए। तो अगर मैं मोल फ्रैक्शन बात करूं सॉल्यूट का, तो सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन क्या आएगा, X2 से डिनोट करेंगे, और सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन को X1 से डिनोट करेंगे। समझ में आता है सबको। मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि जो भी सॉल्वेंट है उसको मैं सब स्क्रिप्ट 1 कहूंगा और सॉल्यूट को सबस्क्रिप्ट 2 कहूंगा। ठीक, अब इसी एजम्पशन को मान के हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे, मोल फ्रैक्शन पढ़ते हैं। सुनना, ये नोट कर लेना, हल्का फुल्का करना होगा तो, वरना कोई मतलब नहीं है। आप समझ गए इतना बहुत है ना। सुनिएगा, मोल फ्रैक्शन एक टोटली मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल समझ लेना दो कौड़ी का। देखिएगा, मैंने बोला कि सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट होंगे, एक सॉल्वेंट होगा और एक क्या होगा, सॉल्यूट होगा। दूसरा क्या होगा, सॉल्यूट। तो मैं दोनों का निकालता हूं। मान लो मैं लिख दूंगा क्या, ध्यान सुनना, मैं लिखता हूं क्या, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट को हम कैसे डिनोट करेंगे बेटा, तो सर X1 से, अभी बताया। ठीक है, अब समझना, जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है, जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है उसके नंबर ऑफ मोल्स ऊपर और टोटल नंबर ऑफ मोल्स नीचे। ठीक है, फिर सुनना, जिस भी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना है उस कंपोनेंट्स के नंबर ऑफ मोल्स ऊपर और टोटल जितने भी कंपोनेंट्स हैं सबके नंबर ऑफ मोल्स नीचे। तो तुम मुझे बताओ, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट निकाल रहे हैं ना, इसका मतलब सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल्स कहाँ होंगे, ऊपर। तो इसको मैं लिख देता हूँ क्या, N1। N1 क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट है। अपन दो ही कंपोनेंट हैं, एक सॉल्वेंट है और एक क्या है, सॉल्यूट है। तो जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है उसके नंबर ऑफ मोल्स ऊपर और टोटल नंबर ऑफ मोल्स नीचे। समझ में आता है सबको। ऐसे ही अगर मैं कहूं कि बताओ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट क्या होगा, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट को हम कैसे डिनोट करेंगे, तो सर X2 से, X2 आएगा, सही है ना। तो फिर मैंने क्या बोला कि जिस कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना है उसके नंबर ऑफ मोल्स ऊपर और जितने भी कंपोनेंट हैं सबके नंबर ऑफ मोल्स नीचे ऐड कर देना है।
तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकाल रहे हैं तो N2 ऊपर आएगा और टोटल नंबर ऑफ मोल्स तो N1 प्लस N2 ही होंगे, तो नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हम निकालते हैं क्या, मोल फ्रैक्शन। ठीक है, अब समझना। एक बात और बताओ, क्या अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं तो देखते हैं क्या आता है। ठीक है, निकालो। x1 प्लस x2 क्या आएगा, तो सर x1 प्लस x2 आएगा, x1 को लिखो n1 अपान n1 प्लस n2 और प्लस x2 क्या है बेटा, तो सर n2 अपान n1 प्लस n2 ही है। इन दोनों का एलसीएम तुम देख रहे हो, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो एलसीएम भी क्या आ जाएगा, यही आ जाएगा। तो आएगा तुम्हारा क्या, n1 प्लस n2, और एलसीएम सेम आ गया तो तुम दोनों को ऊपर ऐड कर दो तो क्या आएगा, फाइनली n1 प्लस n2, है ना। तो ऊपर भी सेम क्वांटिटी है और नीचे भी सेम क्वांटिटी है, अब ये कैंसिल हो जाएगा तो क्या बनेगा, 1। ऐसे कर लेता हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि सॉल्यूशन में जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं उन सबके मोल फ्रैक्शन का सम हमेशा क्या आता है, यूनिटी आता है। यूनिटी मतलब 1 आता है। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि जितने भी कंपोनेंट्स हैं उन सबके मोल फ्रैक्शन का सम एक के अलावा कुछ और आ जाए, है ना, एक से अधिक या फिर एक से कम, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। टोटल कंपोनेंट्स के जो मोल फ्रैक्शंस के सम होते हैं वो हमेशा 1 ही आने चाहिए। अगर आपके कैलकुलेशन में 1 के अलावा कुछ और आ जाता है, इसका मतलब यह है कि आपने कैलकुलेशन गलत किया है। ठीक है ना, तो याद रखिएगा, चाहे वो सोल्यूशन कोई भी हो, चाहे उसमें कितने भी कंपोनेंट्स क्यों ना हो, सभी कंपोनेंट्स के मोल फ्रैक्शन का सम हमेशा कितना आएगा, 1। ठीक, चलिए इसको आप नोट डाउन कीजिए, फिर मैं एक सवाल लिखता हूं, है ना। लिखो, नोट करो। हाँ, तो ये एक सवाल है जिसमें लिखा है, ध्यान से देखिएगा, लिखा है कि 60 ग्राम ऑफ यूरिया, यूरिया लिखा है ना, हाँ, 60 ग्राम ऑफ यूरिया इज डिजॉल्व्ड इनटू 90 ग्राम ऑफ वाटर टू प्रिपेयर ए सॉल्यूशन। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शंस ऑफ ईच कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन। ऐसे लिख लीजिए, ईच कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन, और अच्छा हो जाएगा, सवाल अच्छा हो जाएगा। इस कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन, तो यूरिया को डिजॉल्व किया गया वाटर में, दोनों का वेट दिया गया है, तो आपको बताना है कि दोनों का मतलब दोनों कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन क्या होगा। तो समझिएगा, मैंने बताया कि अगर हमको निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, इसमें सॉल्यूट क्या है, यूरिया ही है, तो अगर मुझे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकालना है तो क्या आएगा, तो सर N2 अपान N1 प्लस N2। ऐसे ही मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट निकालना होगा तो क्या आएगा, तो जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है उसके नंबर ऑफ मोल्स ऊपर और टोटल नंबर ऑफ मोल्स नीचे, यही आएगा, है ना। लेकिन अब समस्या ये है कि मैंने वेट दिया है, नंबर ऑफ मोल्स नहीं दिया है सवाल में, है ना। तो अब हम नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे दोनों के, फिर यहाँ रख देंगे, आंसर आ जाएगा, है ना, बिल्कुल 2 कौड़ी का। तो समझना, मैं निकालता हूँ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो तुम मुझे बताओ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या है। तो सॉल्यूट क्या है भाई साहब, वाटर है कि यूरिया है, तो ऑब्वियसली यूरिया ही है ना। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या आएगा, तो वेट ऑफ सॉल्यूट अपान मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, यही तो सिखाया था, नंबर ऑफ मोल्स। अगर वेट दिया हुआ तो कैसे निकालेंगे, तो सर गिवन वेट में मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर दो, तो क्या आ गया। अब मैंने यहाँ लिखा नहीं है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया, यूरिया सॉल्यूट है इसलिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, 2 मतलब क्या, सॉल्यूट। इतना तो पता चलता होगा ना बेटा कि ये यूरिया सॉल्यूट है और वाटर क्या है, सॉल्वेंट है। देखो, किसी भी सोल्यूशन में जो कंपोनेंट ज्यादा अमाउंट में रहता है उसे हम क्या कहते हैं, सॉल्वेंट, और जो कंपोनेंट कम अमाउंट में रहता है उसे हम कहते हैं क्या, सॉल्यूट। तो देखो यूरिया कितना है, 60 ग्राम ओनली, और ये क्या है, 90 ग्राम, तो ये ज्यादा है ना, तो ये सॉल्वेंट है ना बेटा। और ये क्या है, यूरिया 60 ग्राम है जो कि कम है, तो क्या है, सॉल्यूट है। इसलिए यहाँ पर N2 मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट मतलब यूरिया, है ना। तो बताओ क्या आएगा, वेट कितना दिया गया है, तो सर 60 ग्राम। यूरिया का मॉलिक्यूलर वेट क्या आएगा, तो सर पता नहीं है, तो निकाल लो NH2, इसको मैं मिटाऊंगा, सुन लो बस देखने के लिए है, NH2। नाइट्रोजन कितने हैं, 1 और 1 2 हैं, एक नाइट्रोजन 14 का, तो 2 नाइट्रोजन 14 × 2 प्लस
कार्बन कितना है, हाइड्रोजन गिन लो पहले, 2 और 2 4 है, तो 4 गुणा 1 प्लस कार्बन कितना है 12 और एक ये क्या है 16, एक कार्बन है तो 12 का, एक ऑक्सीजन तो क्या 16 का, ये आएगा 14 दूना 28, 28 4 32 और 32 और 12 44 और 44 और 16 60 आ जाएगा क्या 60 ग्राम पर मोल, इसका क्या आ गया मॉलिक्यूलर वेट। तो ये मॉलिक्यूलर वेट निकालना आप जानते हैं, ठीक है ना, तैयार रखो 60 ग्राम पर मोल, तो फाइनली तुम्हारा क्या आ जाएगा 1 मोल, क्या आएगा 1 मोल। ठीक, ऐसे अगर मैं कहूं कि आप बताइए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर क्या आएगा, तो सुनना, इसको मैं मिटाता हूं, इसका कोई खास काम नहीं, ये सब तुम जानते हो बेटा, समझ गए ना, ये सब आपको पता है। चलिएगा अब निकालते हो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट दैट इज वाटर, तो क्या आएगा, तो आएगा गिवन वेट, मतलब वही वेट ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट, 1 मतलब सॉल्वेंट, 2 मतलब सॉल्यूट, मेनी टाइम्स आई हैव टोल्ड यू, ओके, कई बार बता चुका हूं। तो कितना दिया है 90 ग्राम, और वाटर का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है भाई, हाइड्रोजन 2 है तो 2 प्लस 16 18 आएगा क्या, चेक करो एक बार, तो बेटा 18 ही आता है, चेक नहीं करना है, ठीक है ना। तो क्या आएगा, टेबल पढ़ो, 18 95 5 पर बन जाएगा 5 मोल्स, 5 मोल्स। तो हमारे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट भी पता चल गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट भी पता चल गया, तो दोनों पता चल गया, तो आप यहाँ रख दीजिए, तो रखेंगे तो क्या आएगा, सुनिएगा, रखेंगे तो क्या आएगा, सुनना, बिल्कुल सिंपल है, देखना यहाँ क्या आएगा, यही रख दूं, N2 कितना है तो 1 अपान N1 कितना है 5, अब प्लस ये फिर से N2 क्या है 1, दैट इज 1/6 आएगा ना बेटा, बताओ, ये डिवाइड करने पे पॉइंट पे क्या आएगा उससे कोई मतलब नहीं है, वो सब सही है, ठीक है ना। अब देखिए N1 फिर यहाँ पे क्या है बेटा, N1 है सर 5 अपान N1 है 5 अब प्लस N2 क्या है 6, दैट इज क्या 5/6 आ गया हमारा क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट x2 क्या आएगा 1/6 और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट x1 क्या आएगा 5/6। अब ये आपके आंसर सही निकाले हैं गलत निकाले हैं, इसका तरीका यही है कि दोनों को ऐड करके देखो, 1 अगर आ जाता है तो सही है, अदरवाइज गलत है। तो एक बार चेक कर लेते हैं, मान लो मैं निकालता हूं x1 प्लस x2, तो क्या आएगा भाई, x1 कितना दिया है, x1 दिया है 5/6 अब प्लस ये क्या दिया है 1/6 दिया है x2, तो देखो फिर से दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो एलसीएम तो 6 ही आएगा, और ये 5 + 1 दैट इज 6, और 6/6 क्या आएगा भाई 1 देगा क्या, तो हाँ सर 1 देगा। तो दोनों के मोल फ्रैक्शन का सम आ गया 1, जो कि ये बताता है कि हमने जो मोल फ्रैक्शन निकाला है वो बिल्कुल सही है ना। तो ऐसे हम निकालते हैं किसी भी सोल्यूशन में किसी भी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन। आपसे कभी भी दोनों कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन नहीं पूछेगा, किसी एक कंपोनेंट का ही पूछेगा। तो और जनरली किसका पूछता है, हमेशा सॉल्वेंट का, सॉल्वेंट का नहीं, हमेशा सॉल्यूट का। तो हमको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो सॉल्वेंट का पूछे कि सॉल्यूट का पूछे, जिसका ही पूछेगा हम निकाल लेंगे तुरंत, ठीक है ना। चलो इसको नोट डाउन करो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। तो अगला कॉन्सेप्ट है हमारा, अगला टर्म है कंसंट्रेशन टर्म, जिसका नाम है क्या, मोलैरिटी। तो आइए समझते हैं। मोलैरिटी क्या होती है, तो बेटा मोलैरिटी को हम सबसे पहले ये बताते हैं कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। मोलैरिटी को हम कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। सुनना, मोलैरिटी क्या होता है, तो 1 लीटर सोल्यूशन में, ध्यान सुनना क्या बोल रहा हूँ, 1 लीटर सोल्यूशन में सोल्यूट के जितने भी नंबर ऑफ मोल्स मौजूद होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, वही कहलाता है क्या, मोलैरिटी, है ना। मतलब द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन इज कॉल्ड क्या, मोलैरिटी ऑफ दैट सोल्यूशन, ठीक है। इसको नोट करते हैं, क्या बोला मैंने, द नंबर ऑफ moles of solute present in 1 liter of solution is called molarity of that solution, है ना। किसी भी सोल्यूशन के 1 लीटर में कितने नंबर ऑफ मोल्स मौजूद हैं सोल्यूट के, वही से क्या है, मोलैरिटी है।
मतलब ये हुआ, अगर मैं कहूँ फार्मूला बनाऊं तो क्या कहूँगा, मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट और डिवाइड बाय क्या, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन को क्या मैं ऐसे लिख दूं शॉर्ट में, और लेकिन वो किस में होना चाहिए, लीटर में। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन किस में, लीटर में। मतलब फाइनली हम ये कह सकते हैं मोलैरिटी को मैंने डिनोट किया किससे, कैपिटल एम से। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट है तो पक्का बताओ n1 आएगा कि n2 आएगा, n2 आएगा ना बेटा बताओ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट है तो। और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन है तो वॉल्यूम किसका, सोल्यूशन का, लेकिन किस में, लीटर में। यही आएगा क्या, चेक करो एक बार, यही आएगा ना, ठीक। अब जरा मुझे बताओ, अगर मैं इसको और एक्सपेंड करके लिखूं तो क्या लिखूंगा, समझना। मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, कभी दिया नहीं जाएगा तुमसे, वो निकलवाएगा। और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट निकलवाने के लिए आपको वेट ऑफ सोल्यूट दिया जाएगा। तो आप क्या करेंगे, वेट ऑफ सोल्यूट अपन उसके मॉलिक्यूलर वेट से क्या कर दोगे, डिवाइड, तो नंबर ऑफ मोल पता चल जाएगा। और ये जो वॉल्यूम है ना, इसको मैं यहाँ लिखता हूँ, और ये जो वॉल्यूम है वो कभी भी आपको लीटर में नहीं दिया जाएगा। अगर लीटर में दे दिया जाता तो ठीक ही है, लेकिन जनरली दिया नहीं जाता, वो हमेशा ml में दिया जाता है, मिलीलीटर में। तो आप उसको 1000 से डिवाइड करके लीटर में कन्वर्ट करेंगे, है ना। तो क्या आएगा, ये जो भी वॉल्यूम है ml में दिया गया होगा, तो उसको मैं 1000 से अगर डिवाइड कर दूंगा तो लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये कहानी बन गई। अब ये जो बात है वो पलटी खा क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या आएगा फाइनली, इसको मैं यहाँ लिख दूँ, सुनना। तो क्या आएगा, मोलैरिटी इज इक्वल टू, देखो ये 1000 ऊपर गया तो 1000 इंटू W2 तो पहले से ऊपर था, अपान नीचे है क्या, वॉल्यूम इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट। सही है, देखो चेक करो एक बार, ये पलटी खा के गुणा हुआ है ना, तो W2 ऊपर आएगा, 1000 ऊपर आएगा। तो देखो W2 ऊपर है, 1000 ऊपर है, और ये मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट नीचे और वॉल्यूम क्या नीचे, तो देखो नीचे है। तुम इसको आगे पीछे कहीं भी लिख सकते हो, लेकिन ऊपर नीचे ध्यान रखना है, कौन ऊपर आएगा कौन नीचे, आप यहाँ समझ सकते हैं, ठीक। तो ये हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला हो गया मोलैरिटी का। मतलब ये हुआ कि अब आपको नंबर ऑफ मोल्स अलग से कैलकुलेट नहीं करना है, नंबर ऑफ मोल्स अलग से कैलकुलेट नहीं करना है, जो भी वेट दिया गया है, जो भी वॉल्यूम दिया गया है, आप डायरेक्ट इसमें पुट कर दीजिए, जैसे है एग्जैक्टली वैसे ही गुणा भाग कर देंगे तो अपने आप आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब मोलैरिटी से दो बातें पूछी जा सकती हैं। अगर वो नंबर ऑफ मोल्स देगा मतलब वेट देगा तो मोलैरिटी पूछेगा, और अगर मोलैरिटी देगा तो वेट पूछेगा। वॉल्यूम तो हमेशा देगा ही, है ना। ध्यान सुनो, अगर वो वेट देगा तो मोलैरिटी पूछेगा, और अगर मोलैरिटी देगा तो क्या पूछेगा, वेट। तो अगर मोलैरिटी दे तो वेट कैसे निकालोगे, तो यहीं से निकाल लो वेट, यही था वेट। तो अगर तुम बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे बेटा तो वेट बराबर क्या आएगा, वेट बराबर इन सबका गुणा ऊपर 1000 से क्या डिवाइड, तो मोलैरिटी इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट इंटू वॉल्यूम ऑफ डिवाइडेड बाय क्या 1000। इस तरह से हम निकाल सकते हैं क्या, वेट ऑफ सोल्यूट। तो मोलैरिटी देगा तो वेट निकाल लेंगे, और अगर वेट देगा तो मोलैरिटी निकाल लेंगे, ठीक। जरा मुझे बताइए अगली बार कि यूनिट क्या होगी इसकी, यूनिट ऑफ मोलैरिटी क्या होगी भाई साहब, बताना जरा, यहीं से बता दो इसको देख के, यहीं से यूनिट बनाओ। ऊपर क्या है, नंबर ऑफ मोल्स है तो मोल्स आएगा ऊपर, नीचे क्या है वॉल्यूम है तो वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है, लीटर, मतलब मोल पर लीटर आएगा ना, देखो मोल पर लीटर। तो क्या आएगा, मोल पर लीटर को हम ऐसे लिख सकते हैं, मोल और लीटर इनवर्स। मोल पर लीटर को ही केवल मोलर कहते हैं, एक शब्द में क्या कहते हैं, मोलर। और मोलर को भी हम कैपिटल M से ही डिनोट करेंगे, है ना। जब भी हमको यूनिट लिखना होगा कि 2.5 मोलर, तो मोलर मतलब क्या, कैपिटल M लगा देंगे। तो कैपिटल M बराबर 2.5 M मोलर, ऐसे आ जाएगा जो भी आंसर आएगा वो, ठीक है ना। तो मोलैरिटी को भी हम कैपिटल M से डिनोट किए, और उसकी यूनिट मोलर को भी कैपिटल M से डिनोट किए, ठीक। एक चीज और बताता हूं, ये पहला बात था इसमें। एक दूसरी बात ये है टेम्परेचर डिपेंडेंसी, कि टेम्परेचर पर कैसे डिपेंड करता है कि नहीं करता है। तो बेटा ये मोलैरिटी है ना, तो ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, ये टेम्परेचर पर डिपेंड करता है।
तो आपको एक लाइन और लिखना पड़ेगा, इट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। टेम्परेचर तो मैं ऐसे लिखता हूँ, आपको पता है पहले ही, आप पूरा लिखिएगा, ठीक है ना। इट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट, यह टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, ठीक है ना। अब क्यों होता है, कैसे होता है, वो अभी मैं आगे बताऊंगा। देखो अभी बता देता हूँ, होता यह है कि जिस भी डेफिनेशन में वॉल्यूम आ जाएगा वे सब के सब टेम्परेचर डिपेंडेंस होंगे। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम जो होता है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। वॉल्यूम घटाने बढ़ाने पर, सॉरी, टेम्परेचर घटाने बढ़ाने पर वॉल्यूम भी घटता बढ़ता है। और वॉल्यूम आया है इस मोलारिटी वाले डेफिनेशन में, तुम देखो वॉल्यूम आया है ना फॉर्मूले में। इसका मतलब टेम्परेचर घटाने बढ़ाने पर वॉल्यूम घटेगा बढ़ेगा, और अगर वॉल्यूम घटेगा बढ़ेगा तो मोलारिटी भी घट जाएगी बढ़ जाएगी। इसका मतलब अगर डायरेक्टली बोला जाए तो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है ना मोलारिटी, बताओ। इसका मतलब मोलारिटी जो है टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, ठीक है। तो देखो ये मोलारिटी का डेफिनेशन है बिल्कुल 2 कौड़ी का, फार्मूला भी बिल्कुल 2 कौड़ी का ही है। आपको यूज कैसे करना है, अप्लाई कैसे करना है वो हम सिखाऊंगा। आप आराम से इसको नोट डाउन कीजिए, फिर मैं इसको मिटाता हूँ, ठीक है। लिखो। हाँ, तो अगला हमारा एक सवाल है, आप देखिएगा लिखा है क्या, कैलकुलेट द मास ऑफ सोडियम एसीटेट रिक्वायर्ड टू मेक 500 ml ऑफ 0.375 molar aqueous solution. Molar mass of aqueous solution is this. मोलर मास ऑफ एक्वस सोल्यूशन नहीं, मोलर मास ऑफ सोडियम एसीटेट होना चाहिए यहाँ पे, यहाँ गलत लिखा है भाई, ठीक है। मोलर मास ऑफ सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट का जो मोलर मास है वो क्या है, इतना दिया है, ठीक है। तो सुनिएगा कैसे होगा, क्या लिया गया है, देखो मोलारिटी दी गई है, लिख लो इधर। मोलारिटी कितनी दी गई है बेटा, 0.37 दिया गया है 500 ml। मैंने बोला था ना कि वॉल्यूम हमेशा ml में दिया जाएगा, आपको लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, है ना। और वेट पूछा गया है, वेट ऑफ सोडियम एसीटेट आपको निकालना है। और कुछ तो नहीं दिया गया है ना, नहीं इतना दिया गया, ठीक है ना। सोडियम एसीटेट का फार्मूला से कोई मतलब नहीं है, अगर मतलब नहीं है फिर भी अगर चाहे तो आप लिख सकते हैं CH3COONA, यह है सोडियम एसीटेट का फार्मूला, है ना। आपको वेट पूछा गया है, मोलारिटी दी गई है, वॉल्यूम दी गई है, तो 2 कौड़ी का डायरेक्ट फार्मूला मैंने बताया था ना बेटा, बताओ। और वो फार्मूला क्या बताया था, फार्मूला बताया था कि सर वेट इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इनटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट अपन क्या 1000। बताओ यही बताया था ना, बोलो क्या आएगा, करो। ये आएगा वेट ऑफ सोल्यूट, मतलब वेट ऑफ सोडियम एसीटेट, क्या आएगा, मोलैरिटी कितनी दी गई है 0.375 मोलर इनटू वॉल्यूम कितना दिया गया है तो 500 इनटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोडियम एसिड क्या होगा, तो ये होगा क्या, दिया ही है, निकाला नहीं है, दिया है, ठीक है। अगर नहीं भी दिया होता, तुम बताओ, अगर नहीं दिया होता तो क्या तुम नहीं निकाल पाते, निकाल लेते बिल्कुल सिंप्लिसिटी के साथ। कैसे, तो देखो एक कार्बन 2 कार्बन है तो 2 12 दूना 24 और प्लस 3, हाँ तो बस 3 है तो 3 प्लस कार्बन तो हो ही गया। ऑक्सीजन कितने 2 हैं तो 16 दूना 32 और प्लस सोडियम 23 का होता है। तो आप इसको जब ऐड करते हैं ना तो ये 0 पॉइंट में ये जो आया है ना 0.0245 ये सब नहीं आता, डायरेक्ट आता है 82 के आसपास, है ना। करके देखो देखो कितना आएगा, 3 2 5 5 3 8, देखो 82 आएगा 5, है ना, सही जा रहा हूँ ना। 12 दूना 24 24 3 16 दूना 32 और सोडियम कितना 23, तो 3 2 5 5 3 8 8 4 8 4 12, हाथ में कितना आएगा, कैरी 1 आएगा, 1 1 और ये 2 मिलकर 3 और 3 6 और 6 और 2 8, देखो 82 आ गया ना। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, इससे भी बिल्कुल सेम आंसर आएगा, है ना। क्योंकि ये 0.021 का कोई खास मतलब नहीं है, वो कितना वेरी करेगा, बिल्कुल 1, बिल्कुल माइन्यूट सा, है ना। करो 82.024 लिख देता हूँ, 5 हटा देता हूँ, ठीक है। डिवाइडेड बाई क्या 1000, है ना। क्या होगा भाई, कैसे करेंगे भाई, ये तो 500 से 1000 2 बार में कट जाएगा, बोलो। अब इस 2 से इसको तुम कैंसिल कर दो, कितनी बार में जाएगा, करो। ये जाएगा हमारा 4, क्या चेक करो ना, चेक कर लेना, ठीक है।
तो फाइनली तुम्हारा क्या है, ऊपर बस ये आ गया और ये आ गया, तो W2 क्या आया, W2 तुम्हारा क्या 0.375 इंटू क्या 41.012 इतना ग्राम आ जाएगा। गुणा कर लोगे जो भी आएगा इतना ग्राम आ जाएगा। ठीक, गुणा कर दो क्या, चलो कर देता हूँ। लो मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है ना, ये समझने के लिए था, आप समझ गए होंगे। ठीक, हाँ सुनिएगा अच्छे से, साफ साफ आपको दिखाई दे, इसलिए मैं इसको मिटा करके और यहाँ गुणा करता हूँ। देखिएगा ऊपर लिख लो 41.012 इंटू क्या 0.375, ये दिया है क्या, सही है, करो। ये क्या देगा भाई 375 है, हाँ ठीक है। ये अगर 5 दूना 10, 5 सेकंड 5 और 1 6 0, 5 सेकंड 5 5 जो के 20 आएगा। देखो 7 दूना 14, 7 दूना 7 1 8, 7 शून्य शून्य यहाँ 0 आएगा। ठीक है, 0 0 आ गया, और 7 दूना 7 7 चौके 28 होता है क्या, 28 3 से करो, 3 दूना 6, 3 एक 3 0, फिर 3 एक 3 3 चौके 12 करो, ये आएगा तुम्हारा 0 6 4 10 के 0 हाथ में 1, 8 6 14 15 5 हाथ में 1, 5 3 8 1 9, ये आएगा 7, 1 8 2 10 3 13 3 हाथ में 1 2 2 4 1 5, और ये क्या 1। कितने प्लेस पर डेसिमल लग रहा है भाई, तो 3 3 6 पर, तो 3 और 3 6 आ गया क्या 15.37, इतना काफ़ी है। W2 मतलब वेट ऑफ सॉल्यूट बराबर 15.379 ग्राम, यही तुम्हारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। ठीक है ना, तो तुमने देखा ना इस सवाल में बिल्कुल भी कुछ था, कुछ नहीं था, केवल आपको वैल्यू देना था। ये कैसा सवाल था, तो पुट द वैल्यू गेट द आंसर, आपको वैल्यू पुट कीजिए, आंसर अपने आप आ जाएगा गुणा भाग करने पर। ठीक है, आप इसको नोट कीजिए, फिर मैं अगला कंसंट्रेशन टर्म बताता हूँ। ठीक है, हाँ नोट करो। हाँ, तो अगला है हमारा कंसंट्रेशन टर्म मोलैलिटी। लेकिन मोलैलिटी पढ़ने से पहले एक चीज़ और है मोलैरिटी में ही, जिसका नाम है मोलैरिटी ऑन डाइल्यूशन। मोलैरिटी एंड डाइल्यूशन का क्या मतलब होता है, तो मोलैरिटी एंड डाइल्यूशन का मतलब ये होता है कि मान लो कि कोई सोल्यूशन हमने बनाया, उसका वॉल्यूम और उसकी मोलैरिटी दी गई है, ठीक है ना, लेकिन मान लो उसमें मैंने थोड़ा सा सॉल्वेंट ऐड कर दिया, और मैं सॉल्वेंट ऐड कर दूंगा तो वो थोड़ा सा डाइल्यूट हो जाएगा, तो डाइल्यूट होने से उसकी मोलैरिटी भी बदल जाएगी और उसका वॉल्यूम भी बदल जाएगा, है ना। वॉल्यूम तो हम बदल ही रहे हैं सॉल्वेंट ऐड करके, लेकिन उसकी मोलैरिटी भी क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। तो फिर इन दोनों में पहला जो सोल्यूशन है उसमें और उसके बाद वाले जब डाइल्यूशन हमने कर दिया, उसके बाद वाले सोल्यूशन में क्या रिलेशन होगा, अब हम ये बताने जा रहे हैं। इसी का नाम है क्या, मोलैरिटी एंड डाइल्यूशन। देखो मैं समझाता हूँ, देखना। मान लो समझने के लिए है कि मान लो, कहाँ बताऊँ भाई, चलो ये बताता हूँ। ये एक सोल्यूशन है, कंटेनर है जिसमें सोल्यूशन है, और यहाँ भी क्या है, एक कंटेनर है जिसमें क्या है, कुछ सोल्यूशन है। ये सोल्यूशन इसमें भरे पड़े हैं, सॉल्वेंट सॉल्यूट सब है इसमें, है ना। इसमें भी क्या है, सॉल्वेंट सॉल्यूट है सब, माने सोल्यूशन है ये। ठीक है, मान लो कि इसका जो वॉल्यूम है वो V1 है और मोलैरिटी क्या है, M1 है। ठीक, जैसे ही इसमें मैंने कोई सॉल्वेंट ऐड किया, कोई भी सॉल्वेंट, जिस भी सॉल्वेंट में ये बना है वही, जैसे मान लो मैंने वाटर ऐड कर दिया, यूनिवर्सल सॉल्वेंट हमारा वाटर ऐड करेंगे तो ऑब्वियसली इसका वॉल्यूम बदल के V1 से V2 हो जाएगा और मोलैरिटी बदल के M1 से M2 हो जाएगी। बोलो सही है ना। तो अब इन दोनों में क्या रिलेशन है ना। लेकिन एक बात देखो कॉमन है, मैंने सॉल्वेंट ऐड किया है ना कि सॉल्यूट। इसका मतलब ये हुआ कि जो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है वो क्या है, फिक्स है। मतलब जो नंबर ऑफ मोल्स हैं, इनिशियल मोल वो फाइनल मोल, दोनों क्या आपस में बराबर ही हैं, क्योंकि मैंने सॉल्वेंट ऐड किया था ना बेटा, सॉल्यूट ऐड नहीं किया था ना। तो सॉल्यूट ऐड नहीं किया था तो सॉल्यूट का जो अमाउंट है वो नहीं घटेगा बढ़ेगा, वो नहीं बदलेगा, वो सेम रहेगा। मतलब जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूशन इस वाले के होंगे पहले वाले के, उतने ही नंबर ऑफ मोल्स दूसरे वाले सोल्यूशन में भी होंगे। तो इन दोनों में क्या रिलेशन होगा, ठीक है, हम यही पढ़ने वाले हैं, समझना। तुम मुझे बताओ, मैंने क्या बताया था, मोलैरिटी का डेफिनेशन फार्मूला वाला, तो बोला था सर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, है ना, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो वो हम अभी पूरा डिटेल में नहीं लिख रहे हैं, फिर समझने के लिए ऐसे लिख रहे हैं।
आप मुझे बताइए कि अगर ये मोलरिटी है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपन वॉल्यूम इन लीटर, तो तुम बताओ कि ये मोलरिटी में और वॉल्यूम में कैसा रिलेशन है? क्या ये डायरेक्ट रिलेशन है कि इनवर्स है? तो देखो बेटा, ये नीचे है तो इनवर्स है ना, इसका मतलब यहाँ से हम ये लिख सकते हैं कि जो मोलरिटी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? वॉल्यूम के, है ना? बोलो, वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो मोलरिटी कम हो जाएगी और वॉल्यूम कम कर देंगे तो मोलरिटी बढ़ जाएगी। ये तो इसका मतलब हुआ। अब मान लो ये दोनों दो सोल्यूशन है ना, इसको तुम सोल्यूशन 1 कह सकते हो और इसको तुम सोल्यूशन 2 कह सकते हो। दो सोल्यूशन हो गया ना बेटा? हाँ, तो अब यहां से हम ये कह सकते हैं कि फॉर सोल्यूशन 1 जो मोलरिटी होगा सोल्यूशन 1 का वो भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा सोल्यूशन 1 के वॉल्यूम के। ठीक, जब ये साइन हटाएंगे प्रोपोर्शनलिटी साइन तो कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा, बोलो आएगा ना? उसको मैंने कह दिया क्या? के कह दिया, के 1/v1। जो भी यहाँ पे कांस्टेंट आया उसको मैंने के कह दिया। इसको मैं मान लेता हूँ क्या? इक्वेशन 1। अब तुम बताओ क्या मैं एग्जैक्टली ऐसे ही सोल्यूशन 2 के लिए लिख सकता हूँ ऐसे ही इक्वेशन? तो मैं लिखूंगा क्या? सिमिलरली फॉर सोल्यूशन 2 वी गेट, चाहे वी कैन राइट, कुछ भी लिख सकते हैं, वी कैन राइट, क्या लिख सकते हैं भाई? तो m2 इज इक्वल टू के 1/v2। बोलो बेटा, सोल्यूशन 2 के लिए भी यही होता है कि m2 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v2 और फिर ये साइन हटा दे तो k आता कांस्टेंट आ गया। देखो m2 इज इक्वल टू के 1/v2, ये सोल्यूशन 1 के लिए, ये सोल्यूशन 2 के लिए। अब मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 में डिवाइड कर देता हूँ, इस वाले में इससे डिवाइड कर देता हूँ। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, देखना भाई समझना कहाँ कहाँ लिख रहा हूँ मैं, ये सब समझने के लिए था, ठीक है ना? हाँ, अब मैं यहाँ से यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है? देखना, मैं लिखता हूँ क्या? इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 2। 1 में 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा भाई? देखना, ये आएगा m1/m2 आएगा ना बेटा, बताओ। ठीक है, क्या मैं इस k इंटू 1/v1 को k/v1 लिख सकता हूँ? k/v1, अरे इस k का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर k आएगा, नीचे क्या? v1, तो k/v1 आएगा ना बेटा, बताओ। फिर डिवाइड करना है k/v2 से, जब डिवाइड करेंगे k/v2 तो v2 पलटी खा के ऊपर हो जाएगा तो v2/k आ जाएगा। देखो, इसमें इससे डिवाइड करेंगे तो ये पलटी खा क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा, यही तो होता है। फिर देखो ये कांस्टेंट k से ये k कट जाएगा तो आएगा क्या? m1/m2 इज इक्वल टू v2/v1, है ना? तुम जरा इसका बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो क्या आएगा? m1v1 तिरछा तिरछा गुणा करेंगे, m1v1 बराबर m2v2, तो क्या आएगा? m1v1 बराबर क्या? m2v2। ये होता है क्या? मोलरिटी एंड डाइल्यूशन में दो सॉल्यूशन के मोलरिटी और वॉल्यूम में रिलेशन। क्या रिलेशन? अब होगा क्या? इसमें तीन बातें दी जाएंगी, m1v1 और m2 देगा तो v2 पूछेगा, कोई भी तीन बातें देगा, चार बातें हैं ना, दो वॉल्यूम में दो मोलरिटी है, तो कोई तीन बातें अगर दे दी जाएगी तो चौथी बात आपसे हमेशा पूछी जाएगी, है ना? तो ये होता है क्या? मोलरिटी एंड डाइल्यूशन का फॉर्मूला, है ना? अब इसको कैसे अप्लाई करना है वो हम सब बताऊंगा, ठीक है? आप क्या कीजिए, इसको नोट कीजिए, फिर मैं अगला कंसंट्रेशन टर्म बताता हूँ, ठीक? हाँ सुनिएगा, अगला हमारा कंसंट्रेशन टर्म है मोलैलिटी, और क्लास 11th के लिए फर्स्ट चैप्टर के लिए यही हमारा लास्ट टॉपिक है, मोलैलिटी, है ना? स्टार्ट करते हैं, सुनिएगा, स्टार्ट करके खत्म भी कर देते हैं इसको। मोलैलिटी, देखो ये मोलैरिटी था पहले, इसके पहले मोलैरिटी था, ये क्या है? मोलैलिटी है, इसको हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं। तो अब आपको फर्क महसूस हो पा रहा होगा कि मोलैरिटी को हम कैसे भी डिनोट नहीं कर देंगे, हमेशा कैपिटल है ना, और मोलैलिटी को हमेशा स्मॉल m, है ना? तो ये है मोलैलिटी। देखना, दोनों में बिल्कुल माइन्यूट सा फर्क होता है, वो समझना है, वही फर्क आप समझना है। मैंने मोलैरिटी में कहा था कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, है ना? लेकिन मैं मोलैलिटी में कहूँगा कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ, याद रखना 1 kg ऑफ सॉल्यूशन नहीं, सॉल्वेंट, है ना? उसमें मैं क्या ले रहा हूँ? वॉल्यूम ले रहा हूँ, और वो भी किसका? सॉल्यूशन का। और मोलैलिटी वाले में क्या ले रहा हूँ?
वेट ले रहा हूं और वो भी किसका, सॉल्वेंट का, है ना। तो सुनना, देखना मैं कैसे लिखता हूं, फर्क महसूस कर पा रहे हो ना। द नंबर ऑफ moles of solute present in 1 kg, mind it, 1 kg of solvent, mind it, is called क्या, is called मोलैलिटी, है ना। मतलब 1 kg सॉल्वेंट में, 1 kg सॉल्वेंट में नंबर ऑफ मोल्स कितने मौजूद हैं सोल्यूट के, वही इसकी क्या कहलाती है बेटा, तो मोलैलिटी कहलाती है। ठीक है, समझ गए ना। चलो अब फिर से भाई फॉर्मूला बनाओ, कैसे बनाओगे, तो सर मोलैलिटी, मोलैलिटी, ये मैंने बहुत गंदा बना दिया भाई, देखना, है ना। मोलैलिटी इज इक्वल टू क्या आएगा, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, क्या पूरा लिखना पड़ता है बेटा, केवल तुम लिख दोगे नंबर ऑफ मोल्स अपान जो भी है वो, तो नहीं, गलत। चाहे केवल बच्चे कभी कभी भी लिखते हैं नंबर ऑफ सल्यूट, ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट, है ना। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट अपन क्या, वेट, वेट ऑफ क्या, सॉल्यूशन बेटा सॉल्वेंट, और वो भी किसमें, केजी में, माइंड इट। मोलैलिटी को हम इस्तेमाल m से नोट करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है तो पक्का N2 ही आएगा, अपन क्या है, वेट ऑफ सॉल्वेंट है तो W1 आएगा ना बेटा, बता दे, और वो भी किसमें, केजी में। अब मैं फिर से इसको एक्सपेंड करता हूँ, जैसे मोलैलिटी वाले में किया था ना, वैसे ही मैंने बोला था कि वहां पर वॉल्यूम जो है वो हमेशा ml में दिया जाएगा, तो उसको हम 1000 से डिवाइड करके लीटर में कन्वर्ट करेंगे। एग्जैक्टली इन द सेम वे वेट ऑफ जो सॉल्वेंट है वो हमेशा आपको ग्राम में दिया जाएगा। अगर किलोग्राम में दिया है तब तो ठीक है, बहुत अच्छा है, लेकिन वो जल्दी देगा नहीं, आपसे कन्वर्ट कराएगा, है ना। तो हमेशा ग्राम में देगा, तो उसको हम 1000 से डिवाइड करके किलोग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे। तो करो, क्या आएगा, मोलैलिटी इज इक्वल टू, ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या होगा भाई, मैं तो भूल ही गया हूँ, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट होता है क्या, बताना। वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, यही होता है ना बेटा, बताओ। ये क्या है, नंबर ऑफ, ये क्या है, वेट ऑफ सॉल्वेंट है, जो कि हमेशा किस में दिया जाएगा, ग्राम में, तो आपको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, तब ये किस में जाएगा, किलोग्राम में। ठीक, अब फिर यही वही कहानी, ये पलटी खाए क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो फाइनली तुम्हारा क्या आएगा, यहाँ लिख दूँ, यहाँ लिखता हूँ, यहाँ आएगा मोलैलिटी इज इक्वल टू, देखो ये 1000 ऊपर जाएगा ना, तो 1000 इंटू W2 अपान W1 इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। हो गया फार्मूला, देख लो, हो गया ये हमारा फार्मूला। ठीक है, फिर से वही बात, जिस तरह से मैंने उसमें बोला था कि अगर मोलैरिटी देगा तो वेट पूछेगा, और अगर वेट देगा तो मोलैरिटी पूछेगा, एग्जैक्टली इन द सेम वे, एग्जैक्टली इन द सेम वे यहाँ भी अगर आपको मोलैलिटी दे देगा ना तो वेट पूछ देगा, और अगर वेट दे देगा तो मोलैलिटी पूछ देगा। तो वेट दिया है तो मोलैलिटी तुम ऐसे निकालोगे, और अगर मोलैलिटी देगा तो वेट कैसे निकालोगे, तो ऐसे, वेट बराबर फिर से तीनों का आपस में गुणा, मोलैलिटी इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट अपन क्या 1000, है ना। ये हो गया हमारा क्या, वेट निकालने का डायरेक्ट फार्मूला, और मोलैलिटी निकालने का भी डायरेक्ट फार्मूला। समझ में आता है सबको, बोलो सही है ना। देखो कितना सिंपल है ना, मैंने क्या किया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, बस यही कहा। वहां बोला था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, मोलैरिटी वाले में, लेकिन मोलैरिटी वाले में इस सॉल्वेंट का और इस kg का ही डिफरेंस है, इसलिए सारी कहानियां से चलती आ रही है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपन वेट ऑफ सॉल्वेंट किसमें, kg में। ये कैसे निकलेगा, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलता है, तो वेट ऑफ सॉल्यूट अपन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। आपको पता ही है किलोग्राम में नहीं दिया जाएगा, ग्राम में दिया जाएगा, तो आपको किलोग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 1000 डिवाइड कर दिया, पलटी खा के गुणा हो गया, ये कहानी आ गई। तो मोलैलिटी का ये आ गया, यहीं से वेट का ये आ गया। दूसरी बात, तुम बताओ इसकी यूनिट क्या होगी बेटा, यूनिट क्या है मोलैलिटी की, तो यहाँ से निकालो। ऊपर क्या है, नंबर ऑफ मोल्स है, नीचे क्या है, वेट है, तो नंबर ऑफ मोल्स के लिए तो नंबर ऑफ मोल्स ही आएगा, तो नंबर ऑफ मोल्स मतलब मोल।
देखो मोल का स्पेलिंग MOLE होता है, लेकिन हम हमेशा शॉर्ट में क्या लिखते हैं, MOL लिखते हैं, ठीक है ना। हाँ, ये क्या है, केजी है तो केजी इनवर्स, केजी नीचे है ना, तो केजी इनवर्स, तो मोल पर केजी क्या आएगा, मोल पर केजी। और मोल पर केजी को हम कहते हैं मोलल, क्या कहते हैं बेटा, मोलल। और मोलल को फिर से स्मॉल m से ही डिनोट करेंगे, समझ रहे हो ना। जिस तरह से हमने मोलैरिटी का, जब भी मैंने कोई भी मोलैरिटी आएगा कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी ना, तो उसकी यूनिट क्या लिखे थे, मोल पर लीटर को ही हमने मोलर कहा था, और मोलर को भी हम कैपिटल M से डिनोट कर दिए थे। एग्जैक्टली इन द सेम वे मोलैलिटी का भी जो भी वैल्यू आएगा मोलैलिटी की, उसकी यूनिट हम मोल पर केजी ना लिख के मोलल लिखेंगे, और मोलल को हम स्मॉल m से डिनोट करेंगे, है ना। ये हो गया। और एक लास्ट बात इसमें बता दीजिए, पता नहीं नीचे कट जाएगा कि रहेगा, चलो मैं यहाँ लिखता हूँ, ये कट जाएगा शायद नीचे, चलो मैं ऐसे ही बोल देता हूँ, सुन लो, या फिर यहाँ लिख देता हूँ। लास्ट बात, जरा बताओ टेम्परेचर पर ये डिपेंड करेगा कि नहीं करेगा, टेम्परेचर पर। तो बताओ इसमें बेटा कहीं पर वॉल्यूम आया है, देख के बताओ। अगर वॉल्यूम नहीं आया है तो वॉल्यूम टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, लेकिन इसमें तो वॉल्यूम आया ही नहीं है, इसलिए यह भी टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करेगा। मतलब इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ, इट इज इंडिपेंडेंट। देखना अगर कट जाए कैमरे में तो तुम समझ लेना कि इंडिपेंडेंट है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, ठीक है बेटा। तो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं, हम कैसे डिसाइड करेंगे सर कौन सा टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा और कौन सा टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करेगा। तो आप बस इतना ध्यान रखिए, कंसंट्रेशन टर्म में ये पूछा भी जाता है एग्जाम में, नीट के भी एग्जाम में पूछा जाता है और CBSE बोर्ड के भी एग्जाम में पूछा जाता है कि बताओ इसमें से कौन सा टेम्परेचर पर डिपेंड करता है और कौन सा नहीं करता है ना। तो इसका सिंपल सा बिल्कुल सलीका है कि जिस डेफिनेशन में वॉल्यूम आया रहेगा, चाहे वो कोई भी डेफिनेशन क्यों ना हो, जिस डेफिनेशन में वॉल्यूम आया रहेगा, जिस भी कंसंट्रेशन टर्म में, वे सब के सब टेम्परेचर डिपेंडेंट, वो टेम्परेचर डिपेंड करेंगे, और जिसमें वॉल्यूम नहीं आएगा वो सब टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करेंगे। जैसे कि मोलैरिटी में वॉल्यूम आया था तो वो टेम्परेचर डिपेंडेंट हुआ था, लेकिन मोलैरिटी में वॉल्यूम नहीं आया तो ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट हो गया, ठीक है। तो देखो इस तरह से हमारा ये चैप्टर खत्म होता है, लेकिन अभी हमको सवाल करने हैं, क्या करने हैं, सवाल। लेकिन आज की कहानी हम ये पे खत्म करते हैं, सवाल हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है ना, ढेर सारे सवाल करेंगे, ठीक। तो आप बिल्कुल प्रॉपर वे में नोट्स बनाइए, वट एवर आई एम टेकिंग ऑन द बोर्ड, दिस इज योर नोट्स, ठीक है ना। आपको एग्जैक्टली ऐसे ही छापना है, हर एक चीज़ मैंने ऐसे छापा है, जैसे छापा है वैसे ही छापना है। हाँ, आप अपनी कॉपी में आपको पढ़ना है तो आप अपने हिसाब से नोट्स बनाइएगा साफ सुथरा, ठीक है ना। तो बस आज यही खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को लाइक कर देना बेटा, वीडियो को शेयर कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपना ख्याल रखना, टेक केयर, बाय।